हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में बिहार दरोगा पीटी 2021 एग्जाम के लिए समान अध्ययन प्रश्न पत्र 8। इससे पहले ऑलरेडी 7 सेट अपलोडेड है और बहुत सारे काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स जो है वो बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए, वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है और वो एक वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे और वो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना ये भी है। सद्भाव को बढ़ावा देना ये भी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण ये नहीं है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण की अगर बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार की बात करते हैं तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में या भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है और भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वहीं अगर हम बात मौलिक कर्तव्य की करते हैं तो मौलिक कर्तव्य से याद रखिएगा, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और यह रसिया के संविधान से लिया गया है और वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो है 11। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों के शामिल किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। वहीं अगर हम लोग नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 35 के बीच में किया गया है और इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 बिल्कुल सुमेलित है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 ये भी सुमेलित है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं भाग 16 ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि संघ और राज्यों की जो अधीन सेवाओं है ये भाग कितने में है, ये भाग 14 में है। वहीं भाग 16 की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन किया गया है और राज्यसभा जो है वो भाग 17 में है। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की सामान्य संख्या है। तो देखिए, राज्यसभा की सीटों की समान संख्या अगर केरल में राज्यसभा सीटों की बात करते हैं तो 9 है, पंजाब में है 7 तो ये सामान्य नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में है 5, वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में है 6, राजस्थान की बात करते हैं राजस्थान में है 10, गुजरात की अगर बात करते हैं गुजरात में है 11, बिहार में है 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार और पश्चिम बंगाल। वहीं अगर हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा से याद रखिएगा, इसका जो राज्यसभा जो है वो उसका जो संरचना है वो अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है। यह एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं हो सकता है। इसमें सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। इसके सदस्यों की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 30 वर्ष है और प्रत्येक 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। तो यह जो है वो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अगर बात करते हैं तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा अनुच्छेद 108, क्योंकि अनुच्छेद 108 में ही संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और वहीं इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ये 118 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया किस देश से अपना ली गई है। तो ये जो प्रक्रिया है वो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये तीनों चीज जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अमेरिका से और भी याद रखिएगा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन ये सब अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं अगर हम बात ब्रिटेन की करते हैं तो ब्रिटेन से याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रसिया के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। कनाडा के संविधान से लिया गया है कि अवशिष्ट शक्ति जो होगी वो केंद्र के पास होगी। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है। तो कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, वो भी मंत्रिपरिषद यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति।
और देखिए ये कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हो सकता है? अनुच्छेद 85 के अनुसार जो है वो लोकसभा अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्राप्त है और ऐसा अभी तक 8 बार हो चुका है और सबसे पहली बार जो था वो 1970 में हुआ था। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा से याद रखिएगा अनुच्छेद 81, इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है वो 552, 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है और इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लोकसभा तो हो ही गया। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए जो अधिकृत है वो है संसद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो संसद में निहित है। वहीं अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति से याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। इस पर अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। जब संसद सत्र नहीं चलता है और किसी कानून की आवश्यकता होती है तो अनुच्छेद 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। वहीं अगर हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए और इसका शपथ भी है जो राष्ट्रपति दिलवाता है। वहीं अगर हम बात संसद की करते हैं तो ये इसका विवरण जो है वो अनुच्छेद 79 में है और भारत का जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। वहीं अगर हम बात लोक सेवा आयोग की करते हैं तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है वो भारत में 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अधीन 1926 में किया गया था और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो 6 वर्षों के लिए किया जाता है या फिर 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा कर ले तब वो पदमुक्त हो सकता है। वहीं अगर हम बात राज्यपाल की करते हैं तो राज्यपाल से याद रखिएगा अनुच्छेद 153 में यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है और यह जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन अपने पद को धारण करता है। एक चीज राज्यपाल से याद रखिएगा, राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो देखिए ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वो सामान्य हो या विशेष हो या बजट पास कराना हो, सभी बैठकों में कोरम में कुल सदस्य संख्या जो है वो 1/2 होना चाहिए यानी 50% होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्य संख्या का 1/2%। नेक्स्ट है हमारा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है 84वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग 50वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 50वां संविधान संशोधन 2001 ये कहता है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर हम लोग 86वां संविधान संशोधन 2002 की बात करते हैं तो देश में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसे ही अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया है। वहीं अगर हम 28वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं तो इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भारत में अब तक कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है? देखिए अवमूल्यन क्या होता है? जब किसी मुद्रा का जो विनिमय है वो विनिमय मूल्य जो है वो अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। और भारत में अब तक ये 3 बार किया गया है। कब कब? 1949 में पहली बार, उसके बाद 1966 और उसके बाद 1991। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो देखिए पहले तो समझ लीजिए कि CRR होता क्या है। तो देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक को अपनी कुछ कुल नकदी जो उनकी होती है उसका एक निश्चित हिस्सा जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखना होता है जमा के रूप में, उसे ही CRR कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो। और जो CRR जो है वो न्यूनतम 30% होता है और अधिकतम जो है वो 15% हो सकता है। तो अगर न्यूनतम पूछे तो आपका आंसर 3% और अधिकतम पूछे तो 15%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। LIC की जो स्थापना है वो 1956 में किया गया है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है MR कुमार।
नेक्स्ट है हमारा कि भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए जेम्स विलियम्स जो थे उनके द्वारा पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया गया था और इसी के कारण भारत में जो बजट प्रणाली का संस्थापक है वो जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन। और जब ये 1860 में जब पहली बार इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। अगर हम लोग बात यहीं पे एडम स्मिथ की करते हैं तो एडम स्मिथ से याद रखिएगा ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, इन्हें अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कार्ल मार्क्स की तो इनसे याद रखिएगा ये जर्मनी के दार्शनिक, समाजशास्त्री और समाजवादी थे। इनकी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1847 में, एक दास कैपिटल जो थी वो 1867 में पब्लिश हुई थी। वहीं दादा भाई नौरोजी की अगर बात करते हैं तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था और 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में प्रथम पार्टी अध्यक्ष के रूप में भी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कब से कब था, 1956 से लेकर 1961 तक था और यह जो योजना है वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। इस योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। भिलाई जो कि रूस के सहयोग से लगा था, राउरकेला जो कि जर्मनी के सहयोग से लगा था और ये जो दुर्गापुर है ये ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था। तो वहीं अगर हम बात तृतीय पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो ये 1961 से लेकर 1966 तक था। इसका उद्देश्य जो था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, इसमें कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था और यह जो है वो पूरी तरह से विफल रहा था क्योंकि इसके विफल रहने का जो कारण था वो भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध था। वहीं अगर हम लोग चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये था 1969 से लेकर 74 तक। इसका उद्देश्य जो था वो अस्तित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भर था। वहीं अगर हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये था 1974 से लेकर 1978 तक और इसका उद्देश्य जो था वो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था और 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि 1975 में शुरू किया गया था उसकी शुरुआत जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। नेक्स्ट हमारा यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है। यूएनईपी है क्या, यूएनईपी है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और इसकी स्थापना जो है वो 1972 में की गई थी। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जिनेवा की तो जिनेवा से याद रखिएगा जिनेवा में ILO, WHO, UNCTAD और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वहीं न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ, UNDP और UNO का हेडक्वार्टर है और द हेग की अगर बात करते हैं तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय है। नेक्स्ट हमारा कि दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र है वो इकोटोन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार जो इसका थीम था वो था वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वहीं अगर हम लोग 22 मई की बात करते हैं तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जिसका कि 2020 में थीम था बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पे वन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए देश में अभी जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आया है उसके अकॉर्डिंग जो भारत में कुल वनावरण है वो 21.67% है और कुल वृक्षावरण जो है वो 2.89% है। और अगर आपसे पूछ ले कि देश में कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वन वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो 2017 के प्रतिशत भूभाग वन पर आधारित है और 2017 में था 22.7%, जो कि अब आपको याद रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है क्योंकि अब जो है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 आ गया है, आपको उसके आंकड़े याद रखना होगा। नेक्स्ट हमारा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक जो है वो नई दिल्ली में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में और भी चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र, मौसम विज्ञान संस्थान, सड़क अनुसंधान संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो कि एम्स, अब तो वो काफ़ी जगह हो गया है। अगर हम लोग बात करते हैं कोलकाता की तो कोलकाता में है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग और रासायनिक जैविक संस्थान। चेन्नई की अगर बात करते हैं तो चेन्नई से याद रखिएगा चमड़ा अनुसंधान केंद्र। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ से याद रखिएगा वनस्पति अनुसंधान केंद्र, विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र और औषधि अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पानियान और इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है। तो देखिए पानियान हो गया, इरूला हो गया, मोपला हो गया, कादर हो गया, ये सब केरल की जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु की तो तमिलनाडु से याद रखिएगा बडगा और टोडा जो कि नीलगिरी की मूल जनजाति है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा गोंड, चित्पावन, कोली, बादली, ये सब महाराष्ट्र की जनजातियाँ हैं।
नेक्स्ट हमारा कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। अगर हम लोग बात करते हैं कोरबा उत्तर प्रदेश, ये गलत है क्योंकि कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तालचेर आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है क्योंकि ये उड़ीसा में है। रामडुंगम तमिलनाडु, ये भी गलत है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश में है। काबास गुजरात, ये सही है। काबास और काकरापारा ये दोनों जो है वो गुजरात में है। कुछ और भी याद रखिएगा, जैसे तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कल्पक्कम और कुडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो भारत में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करता है। तो भारत में जो सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादक राज्य है वो है उड़ीसा। साथ ही साथ उड़ीसा से याद रखिएगा ये निकल, क्रोमाइट और बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वहीं अगर हम लोग बात आंध्र प्रदेश की करते हैं तो आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा ये अब्रक, यूरेनियम, टंगस्टन और कैडियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक जो है वो सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट हमारा मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जो पिता है वो कार्ल लीटर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लीटर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हिकेटियस की, तो हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। हम बॉन हमबोल्ट की अगर बात करते हैं तो इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। और इरोटोस्थनीज की अगर बात करते हैं तो इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है। तो देखिए पार्थिव ग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं तो पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है उसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और एक होता है बृहस्पति या बाह्य ग्रह, उसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होता है। यहाँ पूछ रहा कौन सा नहीं है पार्थिव ग्रह, तो शनि जो है वो पार्थिव ग्रह नहीं है क्योंकि शनि जो है वो बाह्य ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के अपसौर की स्थिति किस महीने में होती है। देखिए दो स्थिति होती है, एक अपसौर एक उपसौर। अगर हम लोग बात करते हैं अपसौर की, तो अपसौर जो है जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति जो है वो 3 जनवरी को होता है और इनके बीच की जो दूरी है वो 14.73 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी। वहीं अगर भारत की अपसौर की स्थिति की बात करते हैं तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपसौर की स्थिति कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होती है और उसके बीच की जो दूरी हो जाती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ है ये दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाला एक वरिष्ठ निकाय है। वहीं पेरिस से याद रखिएगा पेरिस में यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। लंदन की अगर बात करते हैं तो लंदन में राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। वहीं जिनेवा की अगर बात करते हैं तो जिनेवा में WTO, WHO, ILO और UNCTAD का हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क की अगर बात करते हैं तो इसमें UNDP, UNO और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा है किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है। तो देखिए नियाग्रा जलप्रपात किसको जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात है कहाँ, यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है और अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं चूलिया जलप्रपात की, तो चूलिया जलप्रपात जो है वो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में स्थित है और हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर 74 मीटर ऊंचे स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी टेरिटोरियल वाटर समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर स्थित है। तो ये आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट हमारा कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ कहाँ स्थित है। तो किलाऊ जो है वो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हवाई द्वीप। यह जो है वो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कुछ और सक्रिय ज्वालामुखी भी याद रखिएगा, इटली में जैसे एक है एटना ज्वालामुखी जो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं इक्वाडोर में एक याद रखिएगा कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर का है, वो भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं अगर हम लोग जापान की बात करते हैं तो जापान से याद रखिएगा एक जापान में प्रस्तुत ज्वालामुखी है जो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूमि का वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख या भाप तथा गैस बाहर निकलती है उसको हम लोग ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है। तो ये कौन सा नहीं है, ये बलुआ पत्थर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलुआ पत्थर। क्योंकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल ये सब क्या है, ये सब जो है वो अपसादी चट्टान के उदाहरण हैं। वहीं हम लोग आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा एवं लावा से होता है और मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर अग्नेय सैलों का निर्माण होता है। इसे प्राथमिक सैल के भी नाम से जानते हैं, जो ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट ये सब जो है वो अग्नेय सैलों के उदाहरण हैं।
नेक्स्ट हमारा कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आयोडीन परीक्षण जो है वो मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वहीं अगर हम लोग वसा की बात करते हैं तो वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण का यूज किया जाता है, प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरो टेस्ट किया जाता है और कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है। तो वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैव खाद बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृमि। नेक्स्ट हमारा कि पके हुए अंगूरों में निम्न में से क्या पाया जाता है। तो पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। और यह जो है वो एक मोनोसैकेराइड शुगर है जिसमें ऊर्जा मिलती है। वहीं अगर हम लोग ग्लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लैक्टोज भी क्या है, एक मोनोसैकेराइड है। नेक्स्ट हमारा कि बीजों के किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो बीजों को जो है वो ठंडी और शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि इस स्थिति में बीजों को अंकुरन तथा सड़न या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी एवं शुष्क स्थिति में। नेक्स्ट हमारा कि प्रकाश श्वसन का अवस्तर सबस्ट्रेट क्या है। तो प्रकाश श्वसन का जो अवस्तर है वो ग्लाइकोलेट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो एक है वो संयोजिक उत्तक नहीं है। तो संयोजिक उत्तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें से कौन नहीं है, तो त्वचा नहीं है, क्योंकि त्वचा की अगर हम लोग बात करते हैं तो त्वचा का जो बाहरी स्तर है एपिडर्मिक्स, उसको एपिथेलियमी उत्तक, और जो आंतरिक स्तर है डर्मिस, जिसको संयोजिक उत्तक का बना हुआ होता है। वहीं रक्त, स्नायु और अस्थि की अगर बात करते हैं तो ये सब जो है वो संयोजिक उत्तक के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, त्वचा। नेक्स्ट हमारा कि टिटेनस का कारण क्या है। तो टिटेनस जो है वो क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है, जो एक जीवाणु है, और इस रोग के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, और यह जो है वो शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रिडियम। नेक्स्ट हमारा कि आरएनए में थाइमिन यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरिमिडिन बेस होता है। तो देखिए पिरिमिडिन बेस जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए की अगर बात करते हैं तो डीएनए में थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। वहीं आरएनए की अगर बात करते हैं तो साइटोसिनिन और यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेसिल। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा जो है वो मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। तो मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है ऑक्टोपस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्टोपस। मोलास्का संघ के अंतर्गत आने वाले जो जंतुएं होते हैं उनका शरीर कोमल और खंडहीन होता है, जो प्रायः कठोर कैल्शियम कवच से घिरे होते हैं, जैसे पाइला, सीपी, यूनानियो, नाटिकल्स, ऑक्टोपस, ये सब जो है वो मोलस्का संघ के हैं। वहीं टिड्डी, तितली, बिच्छू, ये सब जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीनों का उदाहरण बताइए। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है वो है ऑक्सीटॉक्सिन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटॉक्सिन, जो कि एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट हमारा कि बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो बेकेलाइट के निर्माण में प्लास्टिक उद्योग में फिनोल का व्यापक उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनोल। इसका जो उपयोग है वो रेडियो, टीवी, वाल्टी ये सब बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन है। तो तापीय विद्युत केंद्र में क्या होता है कि देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो कोयले के जलने के प्रमुख रूप से तापीय विद्युत केंद्र से उत्पन्न होने वाली प्रदूषक गैस है, और यह जो है वो स्मॉग तथा अम्ल वर्षा का भी मुख्य घटक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो हरित घर प्रभाव में योगदान करता है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है। तो ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल वाष्प जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा 60%, मीथेन 20% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो लगभग 14% होता है। नेक्स्ट हमारा कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन है, सबसे ज़्यादा मात्रा में अक्रिय गैस कौन पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आर्गन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। आर्गन की जो खोज है वो रेले के द्वारा किया गया था। आर्गन का जो यूज है ये आर्क बिल्डिंग और बिजली के बल्ब में किया जाता है। देखिए जो जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उसमें रेडॉन को छोड़कर जो सभी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व निम्न में से कौन सा है। तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व है वो कौन है, वो है हीलियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम का जो खोज है वो लोकेयर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम है म्यूरेटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और यह जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का एक जलीय विलयन है। नेक्स्ट हमारा कि बिना बुझा हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो बिना बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्साइड। और यह जो है वो सफ़ेद रंग का दाहक, क्षारीय तथा क्रिस्टलीय बेस पदार्थ होता है।
नेक्स्ट है हमारा कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम जो है वो रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है। तो मोमबत्ती बनाने के लिए जो प्रयुक्त मोम है वो रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं मोमबत्ती जो होता है वो पैराफिन मोम की बनी होती है जो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात हाइड्रोकार्बन की करते हैं तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम या कच्चा तेल है जो कि अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। यह बात कर रहा है हाइड्रोजन गैस की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। वही हाइड्रोजन की जो खोज का श्रेय है वो हेनरी कैवेंडिश को दिया जाता है। अगर हम लोग बात नाइट्रोजन की करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 78% पाया जाता है। इसका उपयोग जो है वो जैव पदार्थ के लिए प्रशीतक के रूप में और भोज्य पदार्थ को जमाने और सेल चिकित्सा में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन वायुमंडल के 21 भागों में पाया जाता है, 21% भाग में पाया जाता है। इसे प्राणवायु भी कहा जाता है तथा पौधे द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्सर्जन इसे किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं हीलियम की तो हीलियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा कि स्थिर वैद्युत अवक्षय का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो स्थिर वैद्युत अवक्षय का जो प्रयोग है वो किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो वायु से निलंबित कणे हैं उनको मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि धारावाहक तार कैसा होता है। तो धारावाहक तार की अगर बात करते हैं तो इसकी जो प्रकृति है वो न्यूट्रल होती है क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के साथ आवेश भी समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल। नेक्स्ट हमारा कि वस्तु का संवेग किन कारणों पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पूछ रहा है निर्भर नहीं करता है। तो देखिए संवेग जो है वो संवेग बराबर क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान और वेलोसिटी एम भी होता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, मास पर डिपेंड करेगा और वेलोसिटी पर करेगा। मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर भी करेगा, वस्तु की गति पर भी करेगा, वस्तु के आयतन पर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वस्तु के आयतन पर। नेक्स्ट है हमारा कि एमआरआई मशीन में एमआरआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी चुंबकीय अनुनाद चित्रण। मशीन का निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सा विधि से मरीज को एमआरआई मशीन के भीतर प्रवेश कराया जाता है और चुंबकीय किरणों के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एक्स किरणें की तो एक्स किरणें से याद रखिएगा इसकी खोज जो है वो रंटजन के द्वारा किया गया था। यह भी एक चुंबकीय तरंग है और इसका उपयोग जो है वो चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग परासर तरंग की बात करते हैं तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगे जो होती है वो परासर तरंगे कहलाती हैं। मनुष्य जो है वो इसे सुन नहीं सकता लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली, ये सब जो है वो इसको सुन सकते हैं। इसका उपयोग जो है वो संकेत भेजने में और समुद्र की गहराई नापने और चिकित्सा ये सब में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 कहला वर्धानता का दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। वर्धानता यानी कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये एक आनुवांशिक रोग है जिसमें व्यक्तियों को कुछ रंग मुख्य रूप से लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यह जो है वो किसी लेंस के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। वहीं अगर हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं मतलब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इस लेंस के द्वारा दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इसमें निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का उपचार किया जाता है। और बेलनाकार लेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें अस्टिग्मैटिज्म एक आंख की बीमारी है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है। तो शीतलन की दर की अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा न्यूटन के शीतलन नियम। उसके नियम के अनुसार किसी नियत क्षेत्रफल की सतह के लिए किसी वस्तु के शीतलन की जो दर है वो वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के बीच तापमान में अंतर के समानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पिंड और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। नेक्स्ट हमारा कि मध्य प्रदेश में खजुराहो समूहों में स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं। तो देखिए खजुराहो में टोटल 85 मंदिरों का निर्माण का उल्लेख मिलता है और यह जो मंदिर है वो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था और इसमें यह जो मंदिर है वो हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। वहीं अगर हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है जिसे गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो वो कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण है वो कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था और 2016 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया जा चुका है। वहीं अगर हम और ऑप्शन की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसे याद रखिएगा यह 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना था। इसने अस्थायी सेना तथा सेना के लिए नगद वेतन, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा शुरू करवाया था। इसने अलाई दरवाजा, सिली का किला, हजार खंबा महल का निर्माण करवाया था।
वहीं अगर हम लोग बात मोहम्मद बिन कासिम की करते हैं तो इसे याद रखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला यह पहला मुसलमान जिसने 710 ईस्वी में आक्रमण किया था। मात्र 17 साल की उम्र में यह जो था वो भारत के पश्चिमी भाग सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो ये किया गया है शंकराचार्य के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य के द्वारा। शंकराचार्य जो थे वो देश के चारों दिशाओं में, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका में प्रसिद्ध मठों की स्थापना किया था। शंकराचार्य से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने अद्वैतवाद का भी सिद्धांत दिया था। वहीं अगर रामानुजम की बात करते हैं तो रामानुजमचार्य जो थे वो विशिष्ट दैववाद का उदाहरण सिद्धांत दिए थे, और बल्लवाचार्य की अगर बात करते हैं तो ये शुद्ध दैववाद का सिद्धांत दिए थे। नेक्स्ट हमारा कि वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों की अगर प्रमुख भोजन की बात करते हैं तो दूध, घी, दही यानी दूध के उत्पाद थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध तथा इसके उत्पाद। वहीं अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर खाने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। और जौ और जो चावल था, जौ तथा चावल से याद रखिएगा यह सिंधु घाटी सभ्यता का भोजन था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया किसने था? भीमदूतिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमदूतिया। ये अहिलबार के शासक था जिसने 1178 में किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शन की अगर बात करते हैं, जयचंद की अगर बात करते हैं तो जयचंद से याद रखिएगा, जयचंद जो था वो गहलबाड़ वंश का अंतिम राजा था जिसने गौरी को 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा है चंगेज खान ने जलाउद्दीन मंगबदनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो ये किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश की अगर बात करते हैं तो यह जो था वो ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। इसने लाहौर से दिल्ली जो था वो राजधानी को स्थानांतरित किया था। वहीं अगर हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखिएगा, इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। सबसे पहले इसने शुद्ध अरबी सिक्के और चांदी का टक्का और तांबा का जीतल चलाया था। इसने एकता प्रणाली चलाई थी, इसे लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बलबन की बात करते हैं तो इसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था, जो कि इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी, साथ ही साथ नौरोज त्यौहार भी शुरू किया था। इसने विरोधियों के प्रति लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिचासू कहा जाता है। कृषि के विकास के लिए इसने अमीर कोहिक नामक एक नए विभाग की भी स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था और उसका नाम दौलताबाद रखा था। इसी के टाइम में एक अफ्रीकी यात्री था जो कि 1333 में इब्न बतूता, जो कि मोरक्को का यात्री था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था जिसने एक रेहला नामक पुस्तक भी लिखा था। वहीं अगर हम लोग चंगेज खान की अगर बात करते हैं तो यह मंगोल था। मंगोल जो थे वो चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। इसे महान तथा श्रापित दोनों नामों से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली स्थित जो पुराना किला का निर्माण है वो शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह से याद रखिएगा ये रोहतासगढ़ किला एक कोहना, ये भी शेरशाह के द्वारा बनवाया गया था। इसने चांदी का, रुपये और तांबे का दाम चलवाया था। इसका जो शासनकाल था वो था 1540 से लेकर 1545 तक। वहीं अगर हम लोग अकबर की बात करते हैं तो अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर 1605। इसने दीन इलाही धर्म जब्ती प्रणाली 10 साला बंदोबस्त लागू किया था। इसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, लाहौर और इलाहाबाद का किला भी बनवाया था। वहीं अगर हम लोग शाहजहां की बात करते हैं तो इसका टेनवर था 1627 से लेकर 1657 तक। इसने मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, लाहौर किला स्थित शीश महल, ये सब जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। वहीं अगर हम लोग हमीदा बानो बेगम की बात करते हैं तो अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले अधिवेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था और पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो W.C. बनर्जी के द्वारा मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है
वो शुरू किया गया था, उसका जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एक अधिकार को समाप्त करना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एक अधिकार को समाप्त करना। वहीं अगर हम लोग सबने अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो 4 मार्च 1931 को गांधी जी रिबन पैक्ट होता है और उसके बाद गांधी जी जो थे वो सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो नमक सत्याग्रह की जो तुलना है वो नेपोलियन के अल्वा से पेरिस यात्रा से किया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाक्रम का सही कालानुक्रम बताइए। सिपाही विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण जो था वो चर्बी वाला कारतूस था। वहीं अगर वास्को डी गामा की भारत आगमन की अगर बात करते हैं तो ये 1498 की बात है। 14 मई 1498 को यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा था और इस यात्रा में एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल हमीद ने इसका सहयोग किया था। वहीं बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया जाता है। बाबर जो है वो 5 बार भारत पर आक्रमण करता है और पहला आक्रमण जो था वो 1519 में किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन कब हुआ था? देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर दूसरा विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रथम विभाजन तो 1907 में हुआ था। प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में सूरत में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया था। अब फिर 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, तब मुस्लिम लीग से समझौता हो जाता है। फिर उसके बाद 1918 में बंबई में जब हसन इमाम जब अध्यक्षता करते हैं तब कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1920 के अधिवेशन की तो 1920 में नागपुर में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता CB राघवाचार्य के द्वारा किया जाता है और इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया जाता है। वहीं 1940 के अधिवेशन की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है और यह जो है वो रामगढ़ में आयोजित होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर था वो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था, जिसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली के द्वारा भारतीय संविधान विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी और विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा हो गई थी। नेक्स्ट हमारा कि दिग्दर्शन के संपादक कौन थे? तो दिग्दर्शन के अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके संपादक थे मार्समैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मार्समैन से एक चीज और याद रखिएगा, ये समाचार दर्पण के भी संपादक थे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं जेम्स हिक्की की तो इन्होंने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। और रॉबर्ट नाइट की अगर बात करते हैं तो रॉबर्ट नाइट जो थे वो स्टेट्समैन नामक एक समाचार पत्र के संपादक थे और रॉबर्ट नाइट को भारतीय प्रेस के द्वारा बियर्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो मिशन फतेह जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार। और इस अभियान के तहत जो पंजाब सरकार है वो लोगों को हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बुजुर्गों को ख्याल रखने के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। पंजाब से एक चीज़ और याद रखिएगा, सबसे पहले जो पंजाब ही था वो कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। वहीं अगर हम लोग और ऑप्शंस की बात करते हैं, अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा से याद रखिएगा ये कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है। वहीं उत्तराखंड की बात करते हैं तो इसने कोविड के लिए एक जन आपूर्ति ऐप लॉन्च किया है और उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इसने आयुष कवच ऐप और प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा कि युवाओं को रोजगार देने हेतु किस राज्य सरकार ने होप पोर्टल को शुभारंभ किया है? तो होप पोर्टल का जो शुभारंभ है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे सौर रोजगार योजना, अटल आयुष्मान योजना, आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। नेक्स्ट हमारा कि वर्ष 2020 के लिए रसायन में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो देखिए रसायन में नोबेल पुरस्कार के लिए जेनिफर ए डूडना और एमेनुअल चारपेंटियर को किया गया है। और किस लिए दिया गया है इनको? जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, एमेनुअल चारपेंटियर। वहीं अगर हम लोग पॉल मिलग्रॉम की अगर बात करते हैं तो पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। वहीं हम लोग एंड्रिया घेज की बात करते हैं तो एंड्रिया घेज, रोजर पेनरेज और रेनहॉर्ड गेंजल को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और हॉर्वेज होल्टर की अगर बात करते हैं तो हॉर्वेज होल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा पंचवटी योजना का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो पंचवटी योजना की अगर बात करते हैं तो इसका संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जो पंचवटी योजना है इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत सुविधाओं से परिपूर्ण विकास खंडों में पार्क तथा बगीचे को विकसित करेगा। वहीं पर हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा इन्होंने एक निगाह योजना और मेगा प्रोत्साहन योजना भी शुरू किया है।
वहीं अगर हम लोग बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वो इंदिरा रसोई योजना, प्योर फॉर श्योर अभियान, मुक्ति कारवा अभियान, जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो दीदी वाहन सेवा योजना, जीवन अमृत योजना, जीवन शक्ति योजना, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, रोजगार सेतु योजना और संकल्प योजना। वहीं गुजरात की बात करते हैं तो याद रखिएगा किसान सूर्योदय योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, महिला उत्कर्ष योजना। नेक्स्ट हमारा कि बोंगो सागर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है। तो बोंगो सागर जो हुआ है वो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश से एक और याद रखिएगा संप्रीति युद्धाभ्यास जो भी है वो भी भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं भारत और ब्रिटेन की, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष और अजय वॉरियर। भारत और रूस की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा पैसेक्स और इंदिरा नेवी। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को पहला बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, ये पीवी सिंधु को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु से एक चीज़ याद रखिएगा, यह जो है वो स्विट्जरलैंड के बासोल में आयोजित बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण जीतने वाली भी पहली भारतीय हैं। वो एक चीज़ और याद रखिएगा बीबीसी से कि इनके अलावा बीबीसी ने पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध थे। तो सौमित्र चटर्जी जो थे वो बंगला फिल्मों के एक दिग्गज अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्मकार। सौमित्र चटर्जी को भारत सरकार ने 2004 में पद्म भूषण से और 2012 में सिनेमा जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पेंटिंग सोहराई खोबर को जीआई टैग मिला है। तो सोहराई खोबर जो है वो झारखंड के हजारीबाग जिले के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक भित्ति कला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक से याद रखिएगा सीरसी सुपारी, गुलबर्गा तूर दाल, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ये सबको जीआई टैग मिला हुआ है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा चूली का तेल, और उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा टेराकोटा। वहीं अगर हम लोग जीआई टैग की बात करते हैं तो भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था, और इसका जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो एशिया का जो पहला सौर ऊर्जा संचालित है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के परभनी जिले में किया जा रहा है। और इस परियोजना के माध्यम से जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल जो है उसको एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय राजे सिंधिया के सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। तो ये 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 रुपये। ये जो थे विजय राजे सिंधिया, ये बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उनका संबंध जो था वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से था। देखिए ये सब जो जितने सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सब मैं ऑलरेडी करंट अफेयर्स के सीरीज में मैं करवा रखा हूँ। अगर आप नहीं देखें तो वो जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा एडिटोरिया करंट अफेयर के नाम से। वहाँ सारे सेट्स के एक्सप्लेनेशन करवा दिए गए हैं, कुछ और सेट्स बचे हैं उसके भी जल्द ही करवा दिए जाएंगे। वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हैं, वो आप जाकर देखिए, बिल्कुल वो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के किस राज्यों में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। तो बाघों की संख्या सर्वाधिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी जो बाघ रिपोर्ट आई थी उससे देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है 526 जो कि प्रथम स्थान पर है। दूसरे अगर स्थान की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है कर्नाटक 524 और तीसरे स्थान पर है उत्तराखंड 442। अगर हम लोग भारत में बाघों की कुल संख्या की अगर बात करेंगे तो 2967 है। और 2014 से लेकर 2018 के बीच बाघों की आबादी में जो टोटल वृद्धि हुई है वो है 33%। और अगर बिहार में बाघों की संख्या बात करते हैं तो बिहार में बाघों की जो संख्या है वो है 31। नेक्स्ट हमारा कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो रूस के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। वहीं जो अगला इसका मेजबानी है मतलब 2021 में जो 13वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा उसका जो आयोजन है वो भारत करेगा। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ब्रिक्स का जो स्थापना है वो 2009 में हुआ है। ब्रिक्स के सदस्य देश की संख्या 5 है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट हमारा कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 37वां राष्ट्रीय खेल 2021 का जो आयोजन है वो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इससे पहले जो 36वां राष्ट्रीय खेल 2020 हुआ था वो उसका आयोजन कोविड-19 के कारण नहीं हुआ था, लेकिन वो गोवा में प्रस्तावित था। वहीं अगर आपसे पूछ दे 38वां जो कि 2022 में होगा वो उत्तराखंड में होगा, और 39वां जो होगा वो मेघालय में होगा। नेक्स्ट हमारा कि ध्रुवीय मौसम घटनाओं पर नजर रखने के लिए किस देश द्वारा
अर्कटिका एम उपग्रह लॉन्च करने की योजना है? तो यह जो है वो रूस के द्वारा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। यह जो है वो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की मौसम संबंधित घटनाओं पर नजर रखेगी। रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट हमारा कि सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान बड़े राज्यों में किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो यह किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यह जो है वो तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे स्थान पे, तो दूसरे और तृतीय स्थान पे है महाराष्ट्र और कर्नाटक। और अगर निचले स्थानों की बात करते हैं तो निचले स्थानों वाले जो 3 राज्य हैं वो झारखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा है। देखिए यह जो सुशासन सूचकांक है ये 3 भागों में क्लासीफाई किया गया था, एक बड़े राज्यों में, एक पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेशों में। तो अगर आपसे पूछ ले कि पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में पहले स्थान पर कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। वहीं एक चीज और याद रखिएगा, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो देश है वो है रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। दूसरे नंबर पे अगर पूछ ले तब दूसरे नंबर पे ब्राजील और तीसरे नंबर पे कनाडा। नेक्स्ट हमारा कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम है जेसिंडा अर्डेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है वो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री बिल इंग्लिश के स्थान पे आए हैं। न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन में है। नेक्स्ट हमारा कि इसरो ने चंद्रयान 3 को कब तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो जो है वो चंद्रयान 3 को 2021 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं चंद्रयान फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो इसको 2008 में प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान सेकंड की अगर बात करते हैं तो इसको 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसरो की अगर बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। स्थापना जो है वो 1969 में हुआ है। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इनके डायरेक्टर हैं के सिवन। नेक्स्ट हमारा कि एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत जो है वो चौथे स्थान पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौथे स्थान। इस इंडेक्स में कुल 26 देश शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका जो था वो प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर चाइना और तीसरे स्थान पर जापान। इसका जो जारी करता है वो एक सिडनी की एक है इंस्टीट्यूट, उसका नाम है लोबी इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर। और जो 2020 में जो थीम था वो था ए बिन अगेंस्ट पोलियो इज ए बिन फॉर ग्लोबल हेल्थ। वहीं अगर 24 अक्टूबर की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। अक्टूबर से और भी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट डेज है जो आप लोग याद रखिएगा, जैसे 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सेव यूथ सेव नेशन पुस्तक के लेखक हैं सीमा हिंगोनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा हिंगोनिया। सीमा हिंगोनिया जो है वो राजस्थान में एक पुलिस अधीक्षक के पद पर आधारित है, पद पे हैं। और यह जो है पुस्तक जो है वो युवाओं को अपराध से बचाने के लिए लिखी गई पुस्तक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मेघा मजुमदार की, तो मेघा मजुमदार से एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ए बर्निंग। नेक्स्ट हमारा कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में है किरण बेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। वहीं अगर हम लोग अनिल बैजल की बात करते हैं तो अनिल बैजल अभी दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। प्रफुल्ल पटेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रफुल्ल पटेल जो है वो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के हैं। नेक्स्ट हमारा कि विश्व एड्स दिवस 2020 का थीम या विषय क्या है? तो विश्व एड्स दिवस 2020 का जो थीम था वो क्या था? वो था ग्लोबल सॉलिडिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत सरकार जो है वो 2027 तक एड्स उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। एड्स जो है वो एक HIV विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो युगांडा की राजधानी है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वही अक्रा की अगर बात करते हैं तो ये घाना की राजधानी है। किगाली की अगर बात करते हैं तो ये रवांडा की राजधानी है। और अबूजा जो है वो नाइजीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है? तो
अंतर्राज्यीय परिषद 1995, ये गलत है, अंतर्राज्यीय परिषद 1990 होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र एवं राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करता है। और जो इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1968, ये भी गलत है, ये 1964 होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 होगा। नेक्स्ट हमारा भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। तो भारत में जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो है जामनगर तेल शोधनशाला, जो कि गुजरात जामनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कच्चा तेल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कच्चे तेल के उत्पादन में अमेरिका जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर है। और भारत में अगर देखा जाए तो राजस्थान जो है वो सबसे प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है। तो कृत्रिम रबर संयंत्र जो है वो कहाँ लगाया गया है? हरियाणा के पानीपत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा के पानीपत में। वहीं कृत्रिम रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है वो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात से याद रखिएगा, भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि भी है। गुजरात के बाद जो द्वितीय लंबी तटरेखा वाली जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटी तटरेखा वाला अगर राज्य आपसे पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है। तो वंदे भारत जो है वो वाराणसी से नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन आर्मी द्वारा तैयार की गई विश्व की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट को क्या नाम दिया गया है। तो ये एक सेना के मेजर थे अनूप मिश्रा, उनके द्वारा ये तैयार किया गया है और इसका नाम दिया गया है शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। वहीं थल सेना की अगर बात करते हैं तो अभी तत्कालीन में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो 28 में हैं, उनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। एक थल सेना से एक और चीज़ याद रखिएगा, थल सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नमस्ते, जो कि कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।